Hello students, welcome back to your English class. Today we will take up a poem on killing a tree written by G. Patel. First we discuss the टाइटल ऑफ द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री. जैसा कि टाइटल से ही आपको लग रहा है कि ये एक पेड़ को कैसे मारना चाहिए, हम कैसे उसे ख़त्म कर सकते हैं, इसका पोएट जो है वो स्टेप वाइज बता रहे हैं. जैसे हम ये कहते हैं ना कि किसी वर्क को करने के क्या क्या मेथड होने चाहिए, क्या क्या स्टेप होने चाहिए, तो पोएट जो है हमें स्टेप वाइज यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़े से पेड़ को हम किस तरह से स्टेप वाइज जो है ख़त्म कर सकते हैं, मार सकते हैं. Actually, in this poem, the poet symbolizes a deep-rooted evil. Evil means बुराई. हमारे मन में जो बुराइयाँ होती हैं उनको जो है यहाँ पर पोएट ने सिम्बलाइज किया हुआ है. He says that a tree cannot be killed out just by hacking and chopping it. टू पुट इट टू अ परमानेंट एंड. अगर हमें अपने मन में जो बुराइयां हैं, जो सोसाइटी में जो एवल्स हैं, अगर उन्हें पूरी तरह से ख़त्म करना है तो इट शुड बी अपरूटेड इंटायरली. तो हमें पूरी तरह से उसे ख़त्म करना होगा. एंड लेफ्ट आउट टू विदर इन द सन. कि पेड़ को काट करके अगर हमें पेड़ को ख़त्म करना है तो उसे जड़ से हमें अपरूट करना होगा और उसके बाद उसे सनलाइट में हमें ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ देना होगा. इन द सेम वे द सोशल cannot be put out just by criticizing them. बिल्कुल उसी तरह से जब हमारी सोसाइटी में या हमारे मन में किसी तरह की अगर बुराई है, अगर हमारी कोई जो है बैड हैबिट है, तो उसका क्रिटिसाइज़ करके उसके बारे में डिस्कस करके हम उसे ख़त्म नहीं कर सकते, बल्कि द सोसाइटी शुड रूट दैम अप टू डाई फॉर एवर. सोसाइटी में लोगों को क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दें. चलिए अब हम पोएट का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं. सी द फर्स्ट स्टैंजा. इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट. इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. Students, first we discuss the difficult words of this stanza. In this stanza, the first word is jab. स्टूडेंट्स, आप सभी के पास पेंसिल होनी चाहिए, आपके सभी के पास बुक होनी चाहिए. जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी मीनिंग डिफ़िकल्ट वर्ड आपको बताए जा रहे हैं उनकी मीनिंग वो आप जो है काइंडली नोट भी कीजिए. तो फर्स्ट वर्ड इन दिस स्टैंजा इज जैब, मीनिंग टू हिट समथिंग फोर्सफुली. किसी चीज़ पर फोर्सफुली हिट करना. नेक्स्ट वर्ड इज कंज्यूमिंग. आई थिंक आपको सभी को पता है, कंज्यूमिंग मीन्स यूजिंग द रिसोर्सेज. अर्थ में जहाँ ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करना, कंज्यूम करना. नेक्स्ट वर्ड इज एब्जॉर्बिंग, मीन्स टू टेक इनसाइड. एब्जॉर्ब करना, सोखना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज लेप्रस हाइड. यहाँ हाइड मीन्स जो है वो है स्किन. हाइड मीन्स स्किन. लेप्रस एक्चुअली यहाँ पर लेप्रस हाइड का मतलब लेप्रेसी डिजीज़ से लिया गया है कि जैसे किसी पर्सन को अगर लेप्रेसी डिजीज़ हो जाता है तो उसकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाती है और पैची हो जाती है. स्किन का जो कलर है वो कहीं डार्क हो जाता है, कहीं पर लाइट हो जाता है. तो ऐसे ही जो ट्री की ट्रंक होती है, उसकी जो बार्क है, जो स्किन है, वो भी कहीं पर लाइट कलर की होती है, कहीं डार्क ब्राउन होती है, कहीं लाइट ब्राउन होती है. तो इसीलिए यहाँ पर लेप्रस हाइड वर्ड जो है स्किन के लिए बोला गया है, बाग के लिए बोला गया है. नेक्स्ट वर्ड इज स्प्राउटिंग. स्प्राउटिंग मीन्स गिविंग राइज और बर्थ टू. जब हम पेड़ को कहीं जो है कट करते हैं कहीं से, तो थोड़े दिनों के बाद आपने देखा होगा कि वहाँ से दूसरी छोटी छोटी लीव्स जो हैं वो ग्रो करती हैं, छोटी सी जो ट्विग्स होती हैं, टहनियाँ होती हैं, वो निकलने लगती हैं. तो उसी के लिए कहा गया है स्प्राउटिंग, यानी गिविंग राइज और बर्थ टू. चलिए अब हम इस
स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। किसी एक बड़े पेड़ को मारने के लिए बहुत समय चाहिए। केवल एक छोटे से नाइफ से अगर हम उसको हिट कर रहे हैं तो ये जो है उससे ये पेड़ कटेगा नहीं, बल्कि उससे जो है उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी तरह की कोई कट नहीं लगेगा उस पर। तो किसी एक बड़े पेड़ को मारना कोई एक सिंपल जॉब नहीं है। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। एक बड़ा पेड़ जो है 2 दिन में ही कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाता, बल्कि सालों लग जाते हैं उसको उस सिचुएशन तक, उस ग्रोथ तक पहुंचने में। राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves। वो पेड़ जो है सालों तक जो सॉइल में न्यूट्रिशियस थिंग्स होती हैं उनको एब्जॉर्ब करता है, सालों तक जो है वो सनलाइट में रहता है, सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, एयर लेता है, वाटर लेता है, और काफ़ी सालों के बाद जो है वो एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड, और उसकी जो ट्रंक की जो बार्क होती है उसमें कैसे पैची पैची होती है, वो कहीं पर डार्क कलर की, डार्क ब्राउन कलर की होती है, कहीं पर वो लाइट कलर की होती है, कहीं बहुत रफ सी होती है वो, तो उसी के लिए कहा गया है लेप्रस हाइड। स्प्राउटिंग लीव्स, और जब हम किसी पेड़ को कट करते हैं तो थोड़े दिनों के बाद वहीं से ही छोटी छोटी दूसरी लीव्स, टहनियाँ वहाँ से उगनी शुरू हो जाती हैं। In this stanza, the poet comments on the way a person cuts down a tree in order to serve his purpose. Actually, poet जो है इस स्टैंजा में हमें ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो है अगर कोई पर्सन पेड़ को कट करता है तो अगर वो ये सोचता है कि नाइफ के या एक कुल्हाड़ी जो होती है उसके एक हिट से ही पेड़ ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा, तो ऐसा नहीं है। द पोएट सेज दैट इट इज़ नॉट ईजी टू कट डाउन अ ट्री, बिकॉज क्यों ईजी नहीं है, बिकॉज अ सिंपल जॉब ऑफ द नाइफ इज़ नेवर एनफ टू वाइप आउट इट्स एग्जिस्टेंस। केवल एक जो एक नाइफ के हिट से हम उसका जो एग्जिस्टेंस है, जो पेड़ वो ग्रो कर रहा है, उसको हम रोक नहीं सकते। द रीज़न बिहाइंड इट्स स्ट्रेंथ, इट्स कंज्यूमिंग द रिसोर्सेज विच इट हैज़ गॉट फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट सो पावरफुली, years of absorption of sunlight, air, water from which the earth has made its growth so perfect। इतनी सालों तक जो उसने सनलाइट, एयर, वाटर एब्जॉर्ब किया है, न्यूट्रिशियस सॉइल, जो सॉइल में जो न्यूट्रिशियस चीज़ें थी उनको एब्जॉर्ब किया है, उसकी इन सारी चीज़ों की वजह से उसमें स्ट्रेंथ जो है, जो उसकी पावर है, वो बहुत बढ़ जाती है। तो इसीलिए उसको एक छोटे से नाइफ से या कुल्हाड़ी के एक हिट से मारना आसान नहीं है। Next stanza, so hack and chop, but this alone wouldn't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which, if unchecked, will expand again to former size। इसके भी हम पहले डिफ़िकल्ट वर्ड देखते हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड्स में फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है हैक एंड चॉप। हैक मीन्स कटिंग विद हैवी ब्लोज, कुल्हाड़ी के ज़ोर से हिट करके कुल्हाड़ी को जो होती है उसको ज़ोर से जब हम हिट करते हैं उसके लिए वर्ड दिया हुआ है हैक। एंड चॉप मीन्स कट इन पीसेस, ज़ोर से कुल्हाड़ी को हिट करना और पेड़ को छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर देना, डिवाइड कर देना। नेक्स्ट वर्ड पेन। पेन मीन्स सफरिंग आउट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से हमें कोई चोट पहुंचाता है तो हमें जो पेन होता है, दर्द होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्लीडिंग बार्क। ब्लीडिंग मीन्स आप सभी को पता है कि खून निकलना। बार्क मीन्स सभी को पता है स्किन जो होती है पेड़ की।
ब्लीडिंग बार्क यहाँ पर है द सिक्रेशन ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द बार्क व्हेन इट इज़ कट विद अ शार्प ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा कि जब हम किसी पेड़ को कट करते हैं तो जब उसकी जो स्किन होती है, जो बार्क होती है, वो जब छिलती है तो एक लिक्विड सा, एक सैप सा निकलता है। उसी सैप को यहाँ पर ब्लीडिंग वर्ड से कंपैरिजन किया गया है, रिलेट किया गया है। नेक्स्ट वर्ड इज हील। हील मीन्स रिकवरिंग फ्रॉम अ वाउंड। जब कोई ये चोट लग जाती है तो जब हम उस पर ये दवाई वगैरह लगाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो वो हील यानी वो जो घाव होता है वो ख़त्म हो जाता है। कर्ल्ड। कर्ल्ड मीन्स विद ट्विस्ट एंड ग्रेसफुल मूव्स। जब हम जो है पेड़ को कट करते हैं और वहाँ से जब न्यू जो छोटी छोटी ट्विक्स टहनियाँ होती हैं वो निकलती हैं, तो आपने देखा होगा कि वो कर्ल की हुई होती है, थोड़ी सी मुड़ी हुई सी होती हैं। मिनिएचर। मिनिएचर मीन्स स्मॉल, टाइनी। एंड वर्ड बोज। बोज मीन्स ब्रांचेस। In this stanza, the poet further states the ways of cutting a tree. जैसा पहले स्टेंजा में उन्होंने बताया कि ये एक सिंपल जॉब नहीं है, केवल एक नाइफ के हिट करने से, जो नाइफ को हिट करने से ही पेड़ कट नहीं हो जाएगा, बल्कि पेड़ को काटने के लिए जो कुल्हाड़ी है उससे हमें उसे बार बार हिट करना होगा, उसे हैक करना होगा, चॉप करना होगा। As the job of the knife was not sufficient, the poet advises us to hit the tree severely in the form of hacking and chopping. But the poet लेकिन साथ में पोएट ये भी कह रहे हैं कि केवल हैक और चॉप करने से ही पेड़ जो है वो कट नहीं होगा, और ना ही नॉट सो मच पेन विल डू इट। इससे खाली हैक और चॉप करने से उसे कोई बहुत ज़्यादा पेन भी नहीं होगा। हमें इसके लिए बार बार जो है कुल्हाड़ी से उस पर जो है हिट करना होगा, तब जा कर के पेड़ जो है वो कट सकता है। द ब्लीडिंग बार्क विल हील। हमने अगर जो है पेड़ को थोड़ा सा कट कर दिया और फिर उसके बाद ऐसे ही छोड़ दिया, तो जो उसकी जो जहाँ पर घाव हो रहा है, जो हील, जो ब्लीडिंग है, जहाँ से जो लिक्विड सैप जैसा जो है वो निकल रहा है, थोड़े दिनों के बाद वो भर जाएगा और वहाँ से फिर छोटी छोटी टहनियाँ उगना शुरू हो जाएंगी। द ब्लीडिंग बार्क विल हील। जहाँ से ब्लीडिंग, यहाँ पर जैसे किसी पर्सन को अगर चोट लग जाती है तो वहाँ से उसे खून बहने लग जाता है, तो ऐसे ही पेड़ को जब हम कट करते हैं तो जहाँ से उसे कट किया गया है उस भाग से एक लिक्विड, एक सैप जैसा निकलता है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ से जो उसका घाव है, जो कट है, वो भर जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। और उसके बाद अगर हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो वहाँ से फिर से ग्रीन छोटी छोटी टहनियाँ उगना शुरू हो जाएंगी। मिनिएचर रोज, छोटी छोटी जो ब्रांचेस हैं वो ग्रो होना शुरू हो जाएंगी। विच इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन। और अगर हमने इसको चेक नहीं किया, यानी इस पर ध्यान नहीं दिया, तो धीरे धीरे यही छोटी छोटी ब्रांचेस जो हैं वो एक बड़े पेड़ का रूप ले लेंगी। जैसे पहले एक बड़ा सा पेड़ था, बिल्कुल ऐसे ही ये ब्रांचेस भी धीरे धीरे बड़ी होती चली जाएंगी और एक बड़ा सा पेड़ फिर जो है बन जाएगा। तो पोएट हमें क्या कह रहे हैं इसमें कि दिस हैकिंग एंड चॉपिंग वुड रेज अ पेन टू द ट्री बट नॉट गुड एनफ टू किल इट। हैक और चॉप से हम उसे कट कर सकते हैं, उसे थोड़ा बहुत पेन दे सकते हैं, लेकिन पेड़ जो है वो पूरी तरह से नहीं कटेगा। द बार्क विल ooze लीक। बार्क जो है उसमें सैप, लिक्विड निकलने लग जाएगा। एंड बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट गेट्स हील्ड। देन द फाइटिंग स्पिरिट ऑफ द ट्री विल मेक इट अलाइव अगेन। और जो जैसे एक पर्सन में फाइट करने की फीलिंग होती है कि बहुत बड़ा घाव भी हो जाता है, लेकिन जो उसकी विल पावर स्ट्रांग होने की वजह से वो फिर से खड़ा हो जाता है, उसका जो घाव भर जाता है वो अपने काम पर फिर जाना शुरू कर देता है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो है अगर हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो थोड़ी थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों के बाद जो पेड़ का जो वो घाव है, जो ब्लीडिंग, जो सैप है, वो बंद हो जाएगा और फिर पेड़ धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देगा। फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड इट विल स्टार्ट अ न्यू लाइफ अगेन बाय गिविंग राइज to new leaves and small boughs. This will make the tree so glorious again that it will acquire its former size. Therefore, it is not easy to cut or
किल अ ट्री। इसीलिए पेड़ को काटना या ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। यहाँ हम इस स्टैंजा को सिम्बलाइज कर सकते हैं सोसाइटी में या हमारे मन में जो एवल्स होती हैं, जो बुराइयाँ होती हैं उनसे, कि हम चाहें कि केवल उसके बारे में सोच लेना, केवल उसके बारे में जो है डिस्कस कर लेना कि भाई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि अपने मन से या सोसाइटी से किसी भी एवल को पूरी तरह से उखाड़ना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इस बात के लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ती है कि अगर एक बार हमारे मन से वो एवल, वो बुराई चली गई तो वो दोबारा फिर ना आए। अब हम थर्ड स्टैंजा देखते हैं। नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। It is to be robbed, tied and pulled out, snapped out or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. डिफ़िकल्ट वर्ड्स अगर हम देखें तो फर्स्ट वर्ड है आपका पुल आउट। पुल आउट सभी को पता है, पुल आउट मीन्स टू टेक आउट फ्रॉम समवेयर बाय फोर्स, किसी चीज़ को बहुत फोर्सफुली कहीं से बाहर खींचना। नेक्स्ट वर्ड है एंकरिंग। एंकरिंग मीन्स ट्रीज आर हेल्ड सिक्योरली विद द हेल्प ऑफ रूट्स इन द अर्थ। आप सभी को पता है कि जब यहाँ पर एंकरिंग अर्थ का मतलब जो है जो ट्री की रूट्स हैं उनसे जो है बोला गया है कि किसी जो पेड़ है वो अर्थ के अंदर अपने आप को जो है मजबूती से कैसे खड़ा रख पाता है, क्योंकि जो उसकी रूट्स होती हैं वो अर्थ में अंदर तक दबी रहती हैं। तो जो सॉइल है वो उन रूट्स को बांधे रखती है और पेड़ जो है अपनी जगह पर खड़ा रहता है। नेक्स्ट वर्ड स्नैप्ड आउट। स्नैप्ड आउट मीन्स चॉप्ड आउट, कि पेड़ को एक बार जो है जब हमने ज़मीन से बाहर निकाल लिया तो उसे जो है छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लेना। नेक्स्ट वर्ड एंटायरली। एंटायरली मीन्स आप सभी को पता है कंप्लीटली। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर अर्थ केव। अर्थ केव, जब पेड़ बहुत बड़ा होता है तो उसकी जो रूट्स हैं वो भी ज़मीन में काफ़ी दूर तक फैली होती हैं। तो जब हम किसी भी पेड़ को, ऐसे पेड़ को जो है खींच करके बाहर निकालते हैं, उसकी रूट तो जो अंदर एक जो गड्ढा सा हो जाता है, एक जगह सी बन जाती है अर्थ में, उसी को केव वर्ड से इंडिकेट किया गया है। नेक्स्ट वर्ड आपका दिया हुआ है सेंसिटिव वर्ड। सेंसिटिव मीन्स प्रॉन टू टेंडर फीलिंग्स। जो आप सभी को पता है कि जो पेड़ की रूट्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पेड़ का, और अगर हम इसे अपरूट कर दें यानी ज़मीन से बाहर निकाल दें तो पेड़ जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है। तो अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नो द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। पेड़ को मारने का, अब ये इस स्टैंजा में ये पोएट धीरे धीरे आप स्टेप वाइज हमें बता रहा है कि पेड़ को, एक बड़े से ये पेड़ को हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, मार सकते हैं। तो अब यहाँ पर डिटेल में वो बता रहे हैं कि अब पेड़ को अगर ख़त्म करना है तो हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। कैसे? द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट। जो रूट है उसको बाहर निकालना चाहिए। जब हम ज़मीन से उसे बाहर निकाल देंगे तो पेड़ जो है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। एंकरिंग, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि एंकरिंग जो है वो एक तरह का होल्ड, मतलब रूट को हेल्प करता है पेड़ को एक जगह पर खड़े रहने में। तो अगर हमने उस जो रूट्स हैं उनको अगर अर्थ से बाहर निकाल दिया तो पेड़ अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। इज़ टू बी रोब्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट। और किसी भी बड़े पेड़ को अपरूट करने के लिए उसको रोब से बांध करके पूरी ताकत लगा के, पूरी फोर्सफुली जो है हमें उसे बाहर खींचना पड़ेगा। स्नैप्ड आउट। स्नैप्ड आउट जैसे मैंने यहाँ बताया था चॉप्ड आउट, कि बाहर निकालने के बाद उसको चॉप कर देना, कट कर देना।
और पुल्ड आउट इंटायरली, छोटे छोटे पीसेस में उसे कट कर लेना और पूरी तरह से जो है ज़मीन से बाहर निकाल लेना। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, उस जो है जगह से जहाँ पर उसकी जो रूट्स हैं वो पूरी तरह से अर्थ में जमी हुई थी। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और जब हमने किसी एक बड़े पेड़ की को अपरूट कर दिया, यानी ज़मीन से उसकी जो रूट्स है उसको बाहर निकाल दिया, एक्सपोज कर दिया, तो द सोर्स वाइट एंड वेट, जैसे जो रूट होती हैं वो उसकी वाइट होती हैं और सॉइल में जो मॉइस्चर होता है उसकी वजह से वो जो है वेट होती हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सपोज हो जाएंगी, रूट बाहर आ जाएंगी। और हम सभी को पता है कि पेड़ की सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है उसकी रूट वाला सेक्शन, रूट। तो अगर वो बाहर आ गया तो पेड़ जो है अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। पेड़ को बाहर जो है रूट अपरूट कर देना, फिर उसे सनलाइट में छोड़ देना सूखने के लिए, धीरे धीरे पेड़ जो है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टैंजा, देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, एंड देन इट इज़ डन। और इस तरह से लास्ट में पोएट कहते हैं कि अगर हमने इस मेथड से पेड़ को अपरूट करके ये मारना चाहा तो वो पेड़ अपने आप ही धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। वो पहले हम स्टैंजा के टिपिकल वर्ड्स जो है डिस्कस करते हैं। वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर स्कॉर्चिंग। स्कॉर्चिंग मीन्स द डाइंग अप ऑफ द ट्री आफ्टर बीइंग अपरूटेड, यानी जब हमने पेड़ को अपरूट कर दिया फिर उसे ऐसे ही ज़मीन पर छोड़ देना, खुला छोड़ देना सूखने के लिए। वर्ड चोकिंग। चोकिंग मीन्स अपरूटेड, जब हमने उसे अपरूट कर दिया, और स्कॉर्चिंग हीट यानी धूप, बहुत कड़ी धूप में उसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो धीरे धीरे रूट सूख जाएंगी, और जब रूट सूख जाएंगी तो पेड़ अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। इन सन एंड एयर। ब्राउनिंग। ब्राउनिंग मीन्स धीरे धीरे पेड़ जो है सूख करके वो कैसा हो जाएगा, लाइट ब्राउन कलर का होता चला जाएगा। हार्डनिंग, उसकी जो स्किन है वो हार्ड होती जाएगी। ट्विस्टिंग, जो टहनियाँ हैं वो मुड़ी तुड़ी सी हो जाएंगी, सूख जाएंगी, सूखी हुई हो जाएंगी बिल्कुल एकदम। उसके बाद है वर्ड आपका विदरिंग। विदरिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ डिकेइंग, धीरे धीरे पेड़ जो है वो पूरी तरह से डिके हो जाएगा, सूख जाएगा, सड़ जाएगा। एंड देन इट इज़ डन, और इस तरह से पेड़ को ख़त्म करना, पेड़ को मारने का जो काम है वो पूरी तरह से पूरा हो जाएगा। अगर हम देखें तो पोएट जो है इसमें क्या कहना चाह रहा है कि when the tree is uprooted and left open in the surrounding, then the sun starts drying it up। जब हमने किसी एक पेड़ को ज़मीन से बाहर खींच लिया और उसे जो है कड़ी धूप में छोड़ दिया सूखने के लिए, तो धीरे धीरे पेड़ अपने आप ही सूखता चला जाएगा। Then the sun starts drying it up with the burning heat। This intense हीट मेक्स द रूट ऑफ द ट्री गेटिंग चोक्ड। जैसा मैंने आपको बताया कि पेड़ की जो रूट है वो इतनी स्कॉर्चिंग हीट, इतनी गर्म जो सूरज की रोशनी है वहाँ पर ऐसे ही पड़ी रहेगी तो जो उसमें मॉइस्चर है वो सारा ख़त्म हो जाएगा और धीरे धीरे वो पूरी तरह से सूख जाएगा। द रूट स्टार्ट्स ट्विस्टिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल शेप एंड फाइनली गेट्स विदर्ड फ्रॉम इट्स पार्ट। दिस ब्रिंग द एक्चुअल एंड ऑफ द लाइफ टू द ट्री एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ डन टू इन द एंड। और इस तरह से एक पेड़ जो बहुत ही हरा भरा था उसको हम इस मेथड से अगर हम अपरूट करेंगे तो और उसे बाहर जो सनलाइट में छोड़ देंगे तो वो धीरे धीरे सूख जाएगा और अपने ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। द पोएट टेक्स अस इनटू अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हाउ वी किल अ ट्री। यहाँ पर हमें जो नेक्स्ट प्रीवियस स्टैंजा और यहाँ पर हमें पोएट ने ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से जो है हम एक पेड़ को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं एंड वॉट सफरिंग डज इट हैव टू फेस एंड हाउ हार्श आर our attitude is for the ones which is the breath for of our life। तो हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें अपनी
आसपास जो भी एवल्स, जो भी बुराइयां हैं, उन्हें ख़त्म करना है तो वो इतना आसान नहीं है। जैसे पेड़ के लिए भी कहा गया है कि केवल एक नाइफ को हिट कर देना, एक बार हिट कर देना, उससे पेड़ ख़त्म नहीं होगा, बल्कि स्टेप वाइज हमें पोएट ने बताया है कि किस तरह से, जो डिटेल में डिस्कस किया है स्टेप वाइज कि किस तरह से एक बड़े से पेड़ को हम ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग एरियाज़ में, हमारी सोसाइटी में, हमारे मन में जो बुराइयां होती हैं वो एक बार बस डिस्कस कर लेने से या किसी को बता देने से ख़त्म नहीं होती, बल्कि उन पर जो है हमारा कंट्रोल होना चाहिए कि किस तरह से जो है हमें इन्हें बाहर निकालना है, हमें इनसे पीछा छुड़ाना है। साथ ही पोएट यहाँ पर ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो है, पेड़ जो है वो एक लिविंग थिंग है, तो हमें कभी भी इन्हें मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इन्हें किसी भी तरह का कोई हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जब इन्हें हार्म होता है तो ऐसा नहीं है कि इन्हें पेन नहीं होता है, इन्हें भी पेन होता है। जैसे जो बताया ना कि जैसे किसी पर्सन को अगर चोट लग जाती है तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो ऐसे ही जब हम पेड़ को कट करते हैं, उनकी बाढ़ को जो है कोशिश करते हैं छीलने की, कट करने की, तो उसमें से जो एक लिक्विड जो सैप निकलता है उसी को जो पर्सन के ब्लड से रिलेट किया गया है। तो पेड़ों को भी जो है तकलीफ़ होती है, पेड़ों को भी जो है पेन होता है। तो पोएट ये भी कोशिश कर रहे हैं कहने की, ये भी हमें मैसेज दे रहे हैं कि क्योंकि ट्रीज़ जो हैं वो एक लिविंग थिंग हैं, तो हमें उन्हें जो है बचा कर रखना चाहिए। हमें अपने एनवायरनमेंट को जो है नीट एंड क्लीन बनाने के लिए हमेशा ग्रीनरी बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसमें इस पोएम के जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लिटरेरी डिवाइसेस अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहला लिटरेरी डिवाइस जो इसमें है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि पूरी पोएम में है, वो है आपका इंजैपमेंट। इंजैपमेंट मीन्स क्या होता है कि जब भी किसी पोएम के स्टैंजाज में लास्ट में आपने देखा होगा कि हमेशा कॉमा होता है, फुल स्टॉप होता है, लेकिन जब कभी भी किसी पोएम के स्टैंजा में इस तरह का लास्ट में कोई भी कॉमा या फुल स्टॉप नहीं होता और जो नेक्स्ट लाइन है उसमें कंटिन्यू रहता है, तो उसी लिटरेरी डिवाइस को हम कहते हैं इंजैपमेंट। जैसे अगर हम फर्स्ट स्टैंजा में देखें तो फर्स्ट स्टैंजा में लाइन देखो यहाँ पर दी हुई है, नॉट अ सिंपल, ये वाली लाइन, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। ये लाइन आप देख रहे हो, यहाँ तक विल डू इट तक कंटिन्यू हो रही है। नेक्स्ट भी ऐसे ही है कि इट हैज़ ग्रोन, फिर स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। सेम इसी तरह से ये लाइन, राइजिंग आउट ऑफ इट फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट एयर वाटर। तो ये देखा आपने फर्स्ट स्टैंजा में ये कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, इट इज़ कॉल्ड इंजैपमेंट। अब हम सेकेंड स्टैंजा में अगर हम देखें यही लिटरेरी डिवाइस, तो यहाँ पर भी ये दिया हुआ है फर्स्ट ये लाइन, सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल ग्रीन ट्विग्स। देखा आपने, तो ये लिटरेरी डिवाइस क्या कहलाता है, इंजैपमेंट। ओके, अब हम सेम लिटरेरी डिवाइस थर्ड स्टैंजा में भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी देखो दिया हुआ है कि द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ एंड पुल्ड आउट, ये वाला एग्जाम्पल भी हम देखते हैं, एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट इंटायरली। अब इसमें इसी स्टैंजा में ये भी दिया हुआ है एग्जाम्पल, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। लास्ट स्टैंजा में भी है, दैन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर। तो इस तरह से फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस हमने कौन सा देखा, इंजैपमेंट। और आप सभी जो पोएम को जब रीड कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। अगर हम सभी पैरा जो स्टैंजा है उसके लास्ट वर्ड को अगर हम देखें,
कि ट्री, नाइफ, ग्रोन, अर्थ, फीडिंग, एब्जॉर्बिंग, वाटर, हाइड, लीव्स, तो हमें देखा किसी तरह की कोई राइम नहीं बन रही है, तो नो राइम स्कीम इज देयर इन दिस पोएम। अब हम नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस जो है वो डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस आपका है मेटाफॉर। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है आपका मेटाफॉर। मेटाफॉर फर्स्ट स्टैंजा में कहाँ है? यस स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टैंजा में मेटाफॉर आ रहा है आपका लेप्रस हाइड। मेटाफॉर क्या है कि जब हम कोई भी दो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ये करते हैं तो वहाँ पर उसे मेटाफॉर कहा जाता है, कि रिलेट हम किसी भी ह्यूमन बीइंग की चीज़ को किसी ऐसे नॉन लिविंग थिंग से जो अगर हम रिलेट करते हैं तो वहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस होता है मेटाफॉर। यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस मेटाफॉर क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया लेप्रस, और लेप्रस मीन्स जो है यहाँ पर लेप्रेसी से दिया हुआ है। लेप्रेसी एक डिजीज़ होती है जिसमें जो स्किन है वो पैची पैची से हो जाती है, कहीं पर उसका डार्क कलर हो जाता है, कहीं पर वाइट हो जाता है। और हाइड मतलब क्या होता है? स्किन। तो जैसे एक पर्सन को अगर ये लेप्रेसी डिजीज़ होता है तो उसकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाती है, पैची हो जाती है, कहीं पर वाइट जो धब्बे से हो जाते हैं, कहीं ब्राउन जो धब्बे हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से एक ट्री जो ट्रंक है उसकी जो स्किन है वो भी इसी तरह की होती है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका कौन सा लिटरेरी डिवाइस? मेटाफॉर। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में दो लिटरेरी डिवाइस हैं। अगर हम फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो वो आपका आता है, सभी को आई थिंक सभी को पता लग गया होगा, ब्लीडिंग बार्क। ये कौन सा लिटरेरी डिवाइस हुआ आपका? एलिटरेशन। यस इट इज एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या है कि जब दो कॉन्सोनेंट साउंड जो हैं वो रिपीट होती हैं तो वहाँ पर कहलाता है लिटरेरी डिवाइस ब्लीडिंग बार्क। यहाँ पर बी, ब्लीडिंग का बी और बार्क का बी, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ कौन सा लिटरेरी डिवाइस हुआ? एलिटरेशन। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस भी यहीं पर है, सब ब्लीडिंग बार्क। पूरा आप सभी को पता है यहाँ पर ब्लीडिंग बार्क जो है वो किस लिए ब्लीडिंग है कि किसी पर्सन को अगर जो है कोई चोट लग जाती है तो जो ब्लड निकलता है उसके लिए ब्लीडिंग वर्ड दिया हुआ है। लेकिन इसको रिलेट किससे किया गया है कि जब हम ट्री की जो बार्क है उसको छीलते हैं, उसको कट करते हैं, तो जो लिक्विड निकलता है उसको रिलेट किया गया है पर्सन की ब्लीडिंग से, ब्लड से। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस हुआ? मेटाफॉर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ओके, अब हम देखते हैं थर्ड स्टैंजा में भी लिटरेरी डिवाइस दिया हुआ है। अगर हम लिटरेरी डिवाइस बात करते हैं तो यहाँ पर हम अंडरलाइन करेंगे पुल्ड आउट। और आप देखोगे आपकी जो इसमें जो नेक्स्ट लाइन है उसमें भी पुल्ड आउट वर्ड दिया हुआ है। यहाँ इस स्टैंजा में आई थिंक ये थर्ड स्टैंजा में आपका पुल्ड आउट वर्ड 3 टाइम्स रिपीट किया गया है। तो ये कौन सा हुआ? यस स्टूडेंट्स, इट्स अ रिपीटिशन लिटरेरी डिवाइस। और रिपीटिशन क्योंकि पोएट जो है यहाँ पर पुल्ड आउट, इस पर जो है स्ट्रेस डालना चाहता है। उनका जो है ये है कि जब हम किसी जो पेड़ है उसको अगर हम कट करना चाहते हैं तो उसकी जो रूट है उसको पुल करना, उसको बाहर खींचना बहुत ज़रूरी है। तो पुल्ड आउट वर्ड जो 3 टाइम्स पोएट ने रिपीट किया है, इट मीन्स वो इस बात पर स्ट्रेस डालना चाहते हैं कि हमें जो है पुल करना है, खींचना है बाहर पेड़ की रूट्स को। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस दिया हुआ है वाइट एंड वेट। अगेन अब ये मैं आपको जूम सेशन में पूछूंगी कि इस लिटरेरी डिवाइस का नाम क्या है। ओके स्टूडेंट्स,
तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें जो है कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुए हैं पोयम में। फर्स्ट आपको बताया गया है इंजैपमेंट, ओके। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज मेटाफॉर, नेक्स्ट वन इज एलिटरेशन एंड लास्ट इज रिपीटिशन, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर ये पोयम ख़त्म होती है और इसके जो राइटर हैं उनका नेम क्या है। अब हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी साथ में डिस्कस करते हैं। थिंकिंग अबाउट द पोयम। Thinking about the poem, first question is, can a simple jab of the knife kill a tree? Why not? कि एक सिंपल नाइफ का हिट करने से यह पेड़ कट क्यों नहीं हो सकता। Not a simple jab of the knife would not be enough to kill a tree. क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज इट विल हील इटसेल्फ इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। क्योंकि अगर हमने वहाँ से कट किया और उसके बाद कुछ दिन बाद उसको छोड़ दिया तो फिर से वहाँ से छोटी छोटी जो ट्विग्स हैं, जो टहनियाँ हैं, वो निकलनी शुरू हो जाएंगी। एंड इफ़ इट इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड बाय अपरूटिंग इट टोटली, only chopping or cut cannot kill it, as it will slowly rise again and grow to its original size. क्लियर स्टूडेंट? कि जैसे हम अगर उसे अपरूट नहीं करेंगे तो ईजिली अगर हम केवल कट करके उसे छोड़ देंगे तो वो फिर से वैसे ही ग्रो हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ हैज़ द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज? लिस्ट द वर्ड्स सजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी। अब वर्ड्स कौन कौन से हैं? लिस्ट द वर्ड्स सजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी। अब वर्ड्स दिए हुए हैं कंज्यूमिंग, राइजिंग, फीडिंग एंड एब्जॉर्बिंग। ये सभी वर्ड्स आपके किसमें? फर्स्ट स्टेंजा में आए हुए हैं। हाउ हैज़ द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज, कि ट्री जो है वो अपनी फुल साइज में कैसे ग्रो होता है। तो अब सभी को बताया कि ट्री जो है वो अर्थ में जितनी भी न्यूट्रिशियस पावर होती है उसको कंज्यूम करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है और कई सालों तक ऐसे एब्जॉर्ब करने के बाद धीरे धीरे वो एक फुल साइज ट्री बन जाता है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क? व्हाट मेक्स इट ब्लीड? द ब्लीडिंग बार्क रेफर्स टू द बार्क ऑफ द ट्री which gives out a liquid after it is cut or hurt. Hacking and chopping the tree make its bark bleed. जब हम हैक करते हैं, हिट करते हैं, चॉप करते हैं तो जो उसकी बार्क होती है पेड़ की उसमें से एक सैप, एक लिक्विड निकलता है जिसको पर्सन के यानी ह्यूमन बीइंग के ब्लड से रिलेट किया गया है। फोर्थ क्वेश्चन, द पोएट सेज नो इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा। What does he mean by this? थर्ड स्टैंजा में जब वो स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले नो वर्ड लिखा हुआ है और उसके बाद नेक्स्ट लाइन दी है द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट। तो यहाँ पर नो का क्या मतलब है? नो इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा, नो मीन्स टू हाईलाइट द फैक्ट दैट अ ट्री कैन नॉट बी किल्ड merely with a jab of a knife or by hacking and chopping। यहाँ पर नो वर्ड जो दिया हुआ है वो ये रेफर करता है कि केवल एक नाइफ के जैब से, एक हिट से पेड़ नहीं मर सकता, बल्कि उसे अपरूट करना ज़रूरी है। उसे जो है स्कॉर्चिंग हीट यानी गर्म जो सूरज की रोशनी है उसमें छोड़ देना ज़रूरी है। धीरे धीरे जो उसकी वेट रूट्स हैं वो सूखेंगी और इस तरह से पेड़ मर जाएगा। केवल हैकिंग, केवल एक जो है उसे हैक करना, हिट करना और छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर देने से ही पेड़ नहीं मरेगा, बल्कि जहाँ से हमने उसको कट किया हुआ है छोटी छोटी जो है ब्रांचेस जिसको बोस कहा गया है पोयम में, वो फिर से ग्रो होने लगेंगी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंकरिंग अर्थ एंड अर्थ केव? एंकरिंग अर्थ refers to the soil in which the roots of the tree are kept hidden. एंकरिंग अर्थ जो है वर्ड वो किसको इंडिकेट कर रहा है? अर्थ में जो अर्थ की जो सॉइल है उसको इंडिकेट कर रहा है जहाँ पर जो पेड़ है उसकी रूट्स जो है वो छिपी होती हैं। अर्थ के
और अर्थ केव किसको रेफ़र कर रहा है? अर्थ केव ऑल्सो रेफर्स टू द सेम, अर्थ केव भी इसी चीज़ को रेफ़र कर रहा है। कैसे? द सॉयल एंड द रूट्स ऑफ द ट्री फॉर्म अ वेरी टाइट ग्रिप, कि अर्थ की जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी में मिल करके मिट्टी जो है उन्हें बड़ी टाइटली जो है वो पकड़ करके रखती है। लाइक एन एंकर, कि जैसे कोई एंकर जो होता है, जिससे कि आपने देखा होगा कि जो शिप्स वगैरह होती हैं, अगर वो पानी में उनको कहीं पर ये रोकना होता है तो एंकर जो है वो नीचे डाल दिया जाता है पानी में, जिससे कि शिप जो है वो एक जगह पर स्टेबल रहती है। तो किसी चीज़ को पकड़ करके रखना, दैट इज़ एंकर। लाइक एन एंकर एंड इट कीप्स इट रूटेड as a cave gives shelter, similarly the earth gives shelter to the roots. Next question, what does he mean by the strength of the tree exposed? पोएट यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज जो लाइन है, इसमें पोएट जो है उसका मतलब क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री आर इट्स रूट। आप सभी को पता है कि कोई भी पेड़ हो, छोटा बड़ा, उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? रूट। तो ये जो वर्ड दिया हुआ है स्ट्रेंथ, जो पावर है ट्री की, वो है उसकी रूट्स। दे कीप इट एंकर्ड टू द अर्थ, दे आर द प्रोवाइडर ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द tree. When the tree is pulled out of the earth soil, these are exposed and tree becomes lifeless. ये रूट्स ही हैं जो पेड़ को पावर देती हैं, पेड़ को ग्रो करती हैं, और अगर इन्हें अपने हिडन पार्ट से बाहर निकाला गया, यानी सॉइल से अगर इन्हें बाहर निकाला गया, तो पेड़ की जो लाइफ है, ट्री की जो लाइफ है, वो ख़त्म हो सकती है, ख़त्म हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है, what finally kills the tree? The tree is killed when its roots are exposed. जो लास्ट आपका स्टैंजा है उसमें यही तो बताया है कि पेड़ को मारने का सबसे जो बड़ा मेथड है, जो वे है, वो यही है कि पेड़ को अपरूट कर दिया जाए, सॉइल से उसके जो रूट्स हैं उसको बाहर निकाल दी जाएं। सो द ट्री इज़ किल्ड व्हेन इट्स रूट्स आर एक्सपोज टू द आउटसाइड। द बर्निंग हीट ऑफ द सन एंड एयर चोक इट लूजेज ऑल इट्स लीव्स एंड गेट्स ब्राउन, ट्विस्टिंग, हार्डनिंग एंड ड्राइंग इट डाइज। पेड़ को अपरूट कर देना, उनकी जड़ों को अर्थ से बाहर निकाल करके उसे धूप में पड़े रहने देना, और जो उसकी वजह से जो उसकी रूट में जो मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाएगा हीट की वजह से, और धीरे धीरे पेड़ की जो जड़ें हैं वो सूख जाएंगी, और अगर रूट सूख जाएगी तो पेड़ अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, अपने आप ही मर जाएगा। सो स्टूडेंट्स, स्टिल यू हैव डाउट इन दिस पोएम? We discuss in our doubt session। और इसके जो पोएटिक लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो भी आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, एक्सप्लेनेशन अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है, और कोशिश कीजिए इसकी समरी लिखने की। आप अपने आप कोशिश कीजिए इसकी समरी लिखने की, और हम जो है जूम सेशन में डिस्कस करेंगे कि हम समरी में क्या जो है बता सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। So students, still goodbye.